दोस्तों, मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी का आज एक बार फिर स्वागत है मेरे YouTube चैनल भारत शिक्षा डिजिटल पर। और जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि हम लोग ज्योग्राफी का क्या कर रहे थे, अध्ययन कर रहे थे। और ज्योग्राफी के बारे में हमने क्या है, कुछ मोटी मोटी चीज़ों को, आवश्यक चीज़ों को जो ज्योग्राफी को जानने के लिए बहुत ही आवश्यक है, हमने उन चीज़ों को क्या है सीखने की कोशिश की थी। और हमारी कुछ चीज़ें क्या है अधूरी थी, तो हम आज फिर एक बार उनको जानने की कोशिश करेंगे। वो छोटी छोटी चीज़ें जो हमारे पाठ्यक्रम में या फिर कहे कि अध्ययन में बहुत ही आवश्यक है। तो दोस्तों, हम अध्ययन कहाँ पर कर रहे थे दोस्तों? हम अध्ययन कर रहे थे ज्योग्राफी का। और मैंने बताया था कि ज्योग्राफी क्या है दोस्तों? जियो यानी कि अर्थ, यानी कि पृथ्वी का, और ग्राफिया से मिलकर बना है, और जिसका अर्थ होता है कि रूप वर्णन से। अर्थात हम पृथ्वी के रूप के वर्णन का क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। पृथ्वी के रूप के वर्णन का क्या करेंगे दोस्तों? अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, हमें करना क्या है कि पृथ्वी के रूप के वर्णन का अध्ययन करना है। तो इसमें हमें देखना क्या है कि जब हम पृथ्वी के रूप का वर्णन का अध्ययन करेंगे तो हमने सबसे पहले जानने की ये कोशिश की थी कि पृथ्वी आई कहाँ से, आखिर पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। तो चूंकि पृथ्वी हमारे ब्रह्मांड का एक हिस्सा है, तो सबसे पहले हमारे माइंड में एक पिक्चर बनती है ब्रह्मांड की, और हमने कोशिश की थी ब्रह्मांड को जानने की। और फिर हमने ब्रह्मांड को जानने के साथ साथ में बहुत सारे जो आकाशीय पिंड है, चाहे वो आकाशगंगा हो, चाहे वो ग्रह हो, चाहे उपग्रह हो, चाहे वो क्षुद्र ग्रह हो, और चाहे फिर वो उल्का पिंड हो या फिर पुच्छल तारे हो, हमने एक एक चीज़ को करके क्या है स्टेप बाय स्टेप जाना था। उसके बाद हमने कुछ और भी चीज़ें क्या थी जानी थी। सौर मंडल के जो मुख्य भाग हैं, वो चाहे हमारी पृथ्वी हो जिस पे कि जीवन है, और चाहे फिर वो क्या हो, सन हो, या बाकी कुछ महत्वपूर्ण ग्रह हो या फिर उपग्रह हो। हमने एक एक करके क्या है सभी चीज़ों के बारे में जाना था। और इन सभी ग्रह, उपग्रह और सूर्य के बीच में घटित होने वाली कुछ घटनाओं को भी क्या है क्रमबद्ध हमने सीखा था। तो दोस्तों, आज एक बार फिर हम देख लेते हैं कि पृथ्वी और सूर्य, या फिर कहे कि अपने सौर मंडल के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी क्या है इकट्ठा कर लेते हैं, ताकि हमें आने वाले समय में जो हम अध्ययन करेंगे ज्योग्राफी का, उसमें बहुत दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। हमें कुछ शब्दावलियाँ हैं उनको जान लेना है, जिनमें बहुत ही कम क्या है विभिन्नताएं पाई जाती हैं। एक जैसे लगने वाले शब्द हैं, लेकिन उनके अर्थों में क्या है बहुत ही भिन्नता है। तो हमें वो सब चीज़ें सीख लेनी चाहिए जो कि हमारे अध्ययन का हिस्सा रहेगी। दोस्तों, ये हमारी पृथ्वी है, और मैंने कहा था दोस्तों हमारी पृथ्वी, ये हमारी पृथ्वी है, और हमारी पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा जो पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व खींची जाए, वो क्या होती है? अक्षांश रेखा। तो ये क्या है जो दोस्तों 0 डिग्री अक्षांश रेखा, या फिर कहे भूमध्य रेखा, या फिर कहे विषुवत रेखा। दोस्तों, इसी प्रकार से जब हम 23.5 डिग्री पर एक रेखा खींचते हैं, जो 23.5 डिग्री नॉर्थ में वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट खींचते हैं, 23.5 डिग्री नॉर्थ, इस रेखा को क्या नाम देते हैं दोस्तों? कर्क रेखा। और इसी प्रकार से एक 66.5 डिग्री रेखा हमने क्या थी खींची थी दोस्तों, और ये हमने क्या बोला था दोस्तों? नॉर्थ पोल, या फिर कहे उत्तरी ध्रुव। इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर एक रेखा खींचते हैं, वो क्या है दोस्तों? 23.5 डिग्री साउथ। और इसी प्रकार से एक दोस्तों 66.5 डिग्री साउथ, और ये दोस्तों क्या होगा हमारा 90 डिग्री साउथ पोल। ये क्या हुआ दोस्तों? 90 डिग्री नॉर्थ पोल। ये दोस्तों हमने अच्छे से इसको क्या था एक एक चीज़ को करके जाना था। इसी प्रकार से दोस्तों अब हम देख लेते हैं कि हम ऐसे भी क्या थी, हमने रेखाएं खींची थी जो ध्रुवों से ध्रुवों को मिलाने वाली रेखाएं होती है, वो दोस्तों क्या होती है? देशांतर रेखा। अब दोस्तों हमें देखना क्या है
कि संपूर्ण पृथ्वी है, हमारी संपूर्ण क्या है, पृथ्वी है, इसके कितने भाग पर जल है, कितने भाग पर स्थल है, अगर स्थल है तो उसको किस प्रकार से विभाजित किया गया है, और अगर जल है तो उसको किस प्रकार से विभाजित किया गया है। जो हमारी पृथ्वी का स्थल मंडल है दोस्तों, वो पृथ्वी की बाह्य परत, पृथ्वी की बाह्य परत, पृथ्वी की बाह्य परत जिस पर जल अथवा स्थल दोनों पाए जाते हैं, उसको क्या कहते हैं दोस्तों, स्थल मंडल। क्या कहते हैं दोस्तों, स्थल मंडल। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, स्थल जब हम सिर्फ भूमि की बात करते हैं, और जल जब सिर्फ हम जल की बात करते हैं, और इसका जो बाह्य भाग है जिस पर क्या है दोस्तों, जल और स्थल दोनों विद्यमान हैं, या कहें कि भूमि और जल दोनों विद्यमान है, ये क्या है दोस्तों, स्थल मंडल। अब दोस्तों हम देखते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है उसके कितने भाग पर क्या है दोस्तों, जल है, और कितने भाग पर क्या है दोस्तों, स्थल है। दोस्तों जैसा कि आप सभी क्या है जानते हैं, हमारी पृथ्वी के लगभग कितने भाग पर जल है दोस्तों, 71% भाग पर क्या है दोस्तों, जल है। 71% भाग पर क्या है दोस्तों, जल है। और दोस्तों बचे हुए भाग यानी कि 29% पर क्या है दोस्तों, स्थल है। अर्थात जब हम 29% वाले हिस्से की बात करते हैं तो ये दोस्तों क्या है, भूमि वाला भाग है, अर्थात कहे कि लैंड वाला भाग है। अब वो लैंड चाहे पर्वतीय रूप में है, चाहे वो पठारीय रूप में है, चाहे वो मैदान के रूप में है, वो किस रूप में है, इस बात से हमें अभी कोई हमारा ताल्लुक नहीं है कि वो किस रूप में है, लेकिन हमें देखना यह है कि पृथ्वी के 29% भाग पर क्या है दोस्तों, स्थल है, और 71% भाग पर क्या है दोस्तों, जल है। तो सबसे पहले हम दोस्तों स्थल को देख लेते हैं। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि आज से बहुत लंबे समय पहले एक पेंजिया करके क्या हुआ करता था दोस्तों, एक पेंजिया करके महासागर था, टेथिस महासागर, एक टेथिस करके महासागर था, और पेंजिया करके एक बहुत बड़ा भूभाग क्या था, पृथ्वी के ऊपर विद्यमान था। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार अर्थात इस परिकल्पना के अनुसार क्या था दोस्तों, कि ये जो हमारा पेंजिया एक बहुत बड़ा क्या था, एक पेंजिया नाम से एक बहुत बड़ा क्या था, स्थल था। ये टुकड़ा धीरे धीरे एक दूसरे से अलग होते चले गए। ये जो भूमि का एक बहुत बड़ा टुकड़ा था, ये धीरे धीरे महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार, आपको दोस्तों ये नहीं देखना, ये कोर ज्योग्राफी का भाग है। कोर ज्योग्राफी का मतलब कहे कि एकेडमिक बोले तो कि जो हम स्कूल में पढ़ाई करते हैं, चाहे वो हमारा 12th का पाठ्यक्रम हो या फिर BA का पाठ्यक्रम हो, उसका ये सिद्धांत का हिस्सा है। ये हमारे GS GK वाला पोर्शन नहीं है। लेकिन महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का मतलब ये है दोस्तों कि जो हमारा एक बहुत बड़ा भूभाग है वो विस्थापन यानी कि वो किसी न किसी दिशा में क्या हुआ, मूवमेंट किया। तो जैसे दोस्तों ये क्या हुआ, इस बहुत बड़े भूभाग में क्या हुआ, विस्थापन हुआ, उसी के अनुसार ये भूभाग हमारे क्या हुए, अनेक भूभागों में कटते चले गए, और फिर एक जन्म होता है ये 7 बड़े बड़े क्या हुआ दोस्तों, भूभागों का क्या हुआ, निर्माण हुआ, और इन भूभागों को नाम दिया गया दोस्तों महाद्वीप। दोस्तों ये वाला क्या है दोस्तों, उत्तरी अमेरिका, और दोस्तों ये वाला क्या है दोस्तों, दक्षिण अमेरिका, और इधर दोस्तों क्या था, यूरोप, और ये दोस्तों अफ्रीका, और ये वाला दोस्तों एशिया,
और ये वाला दोस्तों ऑस्ट्रेलिया या फिर कहे ओशिनिया, और ये हमारा दोस्तों है अंटार्कटिका। तो दोस्तों ये हमारे उस एक बड़े भूभाग का अलग अलग टुकड़ों में बंट जाना या फिर विस्थापन हो जाना और अलग अलग हिस्सों में बंट जाना क्या था, 7 नए महाद्वीपों का क्या हुआ दोस्तों, निर्माण हुआ। अर्थात हम कहें कि महाद्वीप क्या होंगे दोस्तों, पृथ्वी के वो बड़े भूभाग, पृथ्वी के वो बड़े भूभाग, भू बोले तो भू कहे कि पृथ्वी के और भाग, तो पृथ्वी के वो भाग जो स्थल रुद्ध है, स्थल के भूमि के बने हुए हैं, उनको क्या कहेंगे दोस्तों, महाद्वीप। ये भाग दोस्तों अपने आप में बहुत बड़े क्या हैं, विस्तृत है, इनका एक अपना बहुत बड़ा क्षेत्र है। इसी प्रकार से दोस्तों ये दोस्तों क्या हुए, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया या फिर ओशिनिया और अंटार्कटिका, ये क्या हुए दोस्तों, 7 हमारे महाद्वीप हुए। इसी प्रकार से दोस्तों जब हम जल की बात करते हैं तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हो कि पृथ्वी के कितने % भाग पर जल है दोस्तों, 71% भाग पर क्या है, जल है। और जब हम जल की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि जिस प्रकार से स्थल 7 बड़े महाद्वीप हैं, इसी प्रकार से 5 महासागर क्या है हमारी पृथ्वी के ऊपर विद्यमान है। नंबर 1 दोस्तों क्या है, आर्कटिक, जो पृथ्वी का ऊपर वाला हिस्सा क्या है। दूसरा दोस्तों अटलांटिक, और तीसरा दोस्तों प्रशांत महासागर और चौथा दोस्तों हिंद महासागर और पांचवा दोस्तों दक्षिणी महासागर या फिर कहे अंटार्कटिका महासागर। ये दोस्तों हमारे क्या हुए, जल के वो विस्तृत भाग जो संपूर्ण पृथ्वी पर क्या है फैले हुए हैं। वो भाग क्या है दोस्तों, 5 बड़े महासागर कौन कौन से हैं दोस्तों, आर्कटिक, अटलांटिक, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर और दक्षिणी महासागर। तो आपको दोस्तों ये याद रखने हैं, ये हमारे 5 क्या है, बड़े महासागर हैं। दोस्तों अब हम कुछ चीज़ों को देख लेते हैं। ये हुआ हमारी पृथ्वी का डिवीज़न या फिर कहे हमारी पृथ्वी का विभाजन और किस प्रकार से स्थल और जल के रूप में। हमारी पृथ्वी पर टोटल अगर इस पूरी पृथ्वी को 100% मान लिया जाए तो कितने भाग पर जल हुआ दोस्तों, 71% भाग पर जल हुआ और दोस्तों 29% भाग पर क्या हुआ, स्थल हुआ। और स्थल भी दोस्तों क्या है कि स्थल को भी हमने 7 बड़े बड़े भागों में क्या किया, विभाजित किया। और इसी प्रकार से हमने जल को भी 5 बड़े बड़े भागों में क्या किया, जो एक जल के बहुत विस्तृत क्षेत्र है उनको भी अलग अलग भागों में क्या किया, विभाजित किया। दोस्तों अब हम वो शब्दावली देख लेते हैं, वो शब्द देख लेते हैं जिनमें आपस में देखने में तो बहुत कम भिन्नता होती है, बोलने में तो बहुत कम भिन्नता होती है, लेकिन वो अपने आप में बहुत ज़्यादा क्या है, विभिन्नता रखते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे महाद्वीप की, महाद्वीप और द्वीप की। दोस्तों बहुत कम छोटा सा अंतर है लेकिन समझने के लायक है, आपको समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें ही हमें क्या है अपने अध्ययन के आगे की ओर लेके जाएगी और हमारे अध्ययन को की जो नींव है उसको बहुत मजबूत बनाएगी। तो आपको दोस्तों सीख लेना है कि ये छोटे छोटे जो शब्द हैं ज्योग्राफी में, इनका अपने आप में क्या अर्थ है। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, महाद्वीप क्या होता है दोस्तों, महाद्वीप होता है दोस्तों भूमि के वो बड़े और विस्तृत क्षेत्र जो
स्थल के रूप में विद्यमान हैं वो क्या कहलाते हैं दोस्तों? महाद्वीप। अर्थात संपूर्ण पृथ्वी को हमने जब संपूर्ण पृथ्वी के स्थलीय भाग को जब हमने 7 बराबर भागों में बांट के देखा तो हर एक को नाम दिया महाद्वीप। उसका एक अलग नाम रखा दोस्तों, लेकिन उसको क्या बोला गया दोस्तों? उस विस्तृत भूभाग को क्या बोला गया? महाद्वीप। लेकिन अब सातों को अगर हम महाद्वीप के नाम से जानेंगे तो पहचान कैसे होगी? इसलिए हर एक महाद्वीप को एक अलग नाम दिया, चाहे वो दक्षिण अमेरिका हो, चाहे वो उत्तरी अमेरिका हो, चाहे वो एशिया हो, अफ्रीका हो, या फिर अंटार्कटिका हो, या फिर ऑस्ट्रेलिया हो। तो दोस्तों महाद्वीप आपको समझ में आ गया होगा कि पृथ्वी के वो विस्तृत भूभाग जो एक बड़े क्षेत्र पर फैले होते हैं उनको क्या कहते हैं दोस्तों? महाद्वीप। द्वीप भी दोस्तों कुछ इसी तरह के होते हैं, लेकिन महाद्वीपों की अपेक्षा क्षेत्र में बहुत छोटे होते हैं और द्वीप के चारों ओर क्या है कि जल से घिरा होता है। ये वो भूभाग होता है जो चारों तरफ जल से घिरा होता है। महाद्वीप जरूरी नहीं कि महाद्वीप के चारों ओर सागर हो। महाद्वीप एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन ये भूमि के बहुत बड़े विस्तृत भाग क्या होते हैं। इसी प्रकार से द्वीप क्या होता है दोस्तों? ये अनिवार्य है कि चारों तरफ से कहाँ से घिरा होगा दोस्तों? पानी से घिरा होगा। तो दोस्तों इसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। द्वीप महाद्वीपों की अपेक्षा छोटे होते हैं और चारों तरफ से पानी से घिरे होते हैं। महाद्वीप बहुत बड़े भाग होते हैं, भूमि के वो बहुत बड़े भाग होते हैं जो एक लंबे विस्तृत क्षेत्र में क्या होते हैं? फैले होते हैं। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद हम एक चीज़ और देख लेते हैं, कुछ शब्दावलियों को और जानने की कोशिश करते हैं। इसी के साथ में दोस्तों अब हम देखेंगे खाड़ी और प्रायद्वीप। खाड़ी और प्रायद्वीप। दोस्तों अगर हम भारत की ही बात करें, सूत्र तो सूत्र होता है, फॉर्मूला तो फॉर्मूला होता है, चाहे वो विश्व के ऊपर अप्लाई करें या फिर भारत के ऊपर अप्लाई करें, तो परिभाषा है वो हर जगह सेम रहेगी। लेकिन चूंकि आपको एक अच्छे से समझ आ जाए और आपके सामने एक पिक्चर भी दिमाग में रहे तो आपको ज़्यादा अच्छी समझ मेरे हिसाब से रहेगी। तो हम देख लेते हैं दोस्तों। मान के चलिए ये हमारा गुजरात वाला भाग है और इसी प्रकार से हमने दोस्तों ये क्या किया दोस्तों? ये हमारा दोस्तों इसमें हमें दो चीज़ों को देखना है। ये वाला जो हमारा भाग है, ये वाला जो हमारा भाग है, इसमें दोस्तों क्या हुआ कि जो इधर हमारा अंडमान निकोबार वाला पार्ट है जो समुद्र के पानी से घिरा हुआ है, जो द्वीप है अंडमान निकोबार द्वीप है, वो किससे घिरा हुआ है दोस्तों? पानी से घिरा हुआ है। और ये ही पानी दोस्तों क्या हुआ, इधर प्रवेश किया और इधर भी स्थल है और इधर भी स्थल है और इधर भी स्थल है। अर्थात कहे कि जब पानी का भाग स्थल में प्रवेश कर जाए और उसके तीन तरफ स्थल हो तो ऐसी स्थिति को दोस्तों कहते हैं खाड़ी। जो हम बे ऑफ बंगाल पढ़ते हैं या फिर कहते हैं बंगाल की खाड़ी, तो बंगाल का कौन सा हिस्सा है जिसमें सागरीय जल क्या हुआ, सागरीय जल ने प्रवेश किया और तीन तरफ क्या है दोस्तों? स्थल है और एक तरफ क्या है दोस्तों? जल है। इसको क्या कहा दोस्तों? खाड़ी। आपको समझना है, जब सागरीय जल किसी स्थलीय भाग में प्रवेश कर जाए और वहाँ पर ऐसी कंडीशन या फिर स्थिति पैदा हो कि उसके तीन तरफ स्थल हो और एक तरफ जल प्रवेश करे, तो ऐसी जगह को नाम देते हैं दोस्तों खाड़ी। अब दोस्तों देख लेते हैं दूसरी चीज, प्रायद्वीप। क्या देख लेते हैं दोस्तों? प्रायद्वीप। तो दोस्तों जब हम कभी कभी अध्ययन करते हैं और आपने देखा होगा, सुना होगा, जब हम प्रायद्वीप या भारत की बात करते हैं, प्रायद्वीप या भारत वो 9 राज्य है दोस्तों जो समुद्र से लगे हुए हैं। इस भाग को क्या कहते हैं? प्रायद्वीप या भारत। ये 9 राज्य कौन से दोस्तों? जो सागर से क्या है? लगते हैं। वो भाग कौन सा है दोस्तों? प्रायद्वीप या भारत। अर्थात जब स्थल के तीन तरफ पानी हो, तीन तरफ पानी हो,
स्थल के जब 3 तरफ पानी हो, भूमि का वो भाग जो पानी से अर्थात जल से अर्थात सागरों से लगता है वो क्या कहलाता है? प्रायद्वीप। तो दोस्तों ये आपको अच्छे समझ में आया होगा कि जो भारत है, भारत का वो हिस्सा जो समुद्र से लगता है, नीचे वाला 3 तरफ समुद्र से लगता है, वो क्या कहलाता है? प्रायद्वीपीय भारत। तो प्रायद्वीप और खाड़ी में दोस्तों आपको अंतर समझ आया होगा। जब पानी का वो पानी का भाग स्थल में क्या हुआ, स्थल की ओर घुस जाए और उसके 3 तरफ स्थल हो और एक तरफ जल हो, उसको क्या कहते हैं दोस्तों? खाड़ी कहते हैं। और जब 3 तरफ क्या हो दोस्तों? जल हो और एक तरफ स्थल हो, उसको क्या कहते हैं दोस्तों? उसको प्रायद्वीप क्या कहते हैं? एक शब्द आपने सुना होगा दोस्तों, झील। एक शब्द सुना होगा आपने दोस्तों, झील। झील और तालाब, झील और तालाब दोस्तों, इन दोनों में भी क्या है? बहुत कम सा अंतर है। और वो अंतर ये है दोस्तों कि झील वो गड्ढे होते हैं, वो खड्डे होते हैं जिनके जो पानी से भरे होते हैं। झील वो गड्ढे होते हैं जो पानी से भरे होते हैं और उनके पानी का कोई भी बाह्य स्रोत नहीं होता, अर्थात इनके अंदर जो पानी होता है वो नदियों के द्वारा अर्थात किसी भी पाइपलाइन के द्वारा क्या है? पाइपलाइन के द्वारा या सागरों के द्वारा इसके जल का स्रोत नहीं होता। इसके जल का स्रोत अर्थात कौन नहीं होता? नदी कहे या फिर कोई पाइपलाइन कहे या फिर कोई सागरीय जल कहे, इसके जल का स्रोत नहीं होता। बात कहीं की कर रहे हैं दोस्तों? बात कर रहे हैं झील की। कहीं की? झील की बात कहीं की हो रही है दोस्तों? झील की, अर्थात कहे लेक की बात हो रही है। और लेक क्या है दोस्तों? कि भूमि पर या स्थल पर वो गहरे खड्डे हैं जो पानी से भरे होते हैं, लेकिन इस पानी का स्रोत कोई भी, इसके बाहरी कोई स्रोत नहीं होना चाहिए। अर्थात कहे कि इसमें जो पानी आता है उसका स्रोत प्राकृतिक होना चाहिए। अब प्राकृतिक कहे तो दोस्तों क्या हो सकता है? प्राकृतिक क्या हो सकता है? या तो भूमि का जल हो सकता है, भूमिगत जल अर्थात भूमि के नीचे वाला जल, जिसको हम नलकूप के द्वारा या फिर समरसेबिल कह सकते हैं, या फिर किसी अन्य यांत्रिकी के द्वारा हम जो भूमि के नीचे का जल बाहर निकालते हैं उसको क्या कहते हैं? भूमिगत जल। प्राकृतिक स्रोत क्या हो सकते हैं दोस्तों? भूमिगत जल या फिर कहे बारिश या वर्षा। तो झील के पानी का स्रोत क्या होना चाहिए दोस्तों? या तो भूमिगत जल होना चाहिए या फिर बारिश वर्षा क्या होना चाहिए? होना चाहिए। अर्थात झील का स्रोत कौन नहीं हो सकते? नदी, पाइपलाइन और सागरीय जल इस झील के जल का स्रोत नहीं हो सकते। और दोस्तों तालाब क्या होता है? तालाब किस लिए बनाए जाते थे दोस्तों? तालाब होते हैं दोस्तों ताकि ऐसे समय में उनका पानी हमारे काम आ सके, या चाहे वो नहाने का काम हो, चाहे वो पशु को नहलाने का काम हो, या फिर चाहे वो सिंचाई का काम हो, जो जब बारिश नहीं होती तो हम लोग क्या करते हैं? इस इकट्ठे किए गए जल का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। और ऐसे इकट्ठे किए गए जल को, चाहे वो गांव से आने वाला जल हो, चाहे वो संपूर्ण बारिश किसी गांव की संपूर्ण बारिश का पानी हम किसी एक खड्डे में इकट्ठा कर लेते हैं, तो उसको क्या कहते हैं दोस्तों? तालाब कहते हैं। तो दोस्तों आपको ये क्या होगा दोस्तों, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। एक शब्द और है दोस्तों, नदी और नहर। अगर दोस्तों मैं आपसे कहूँ, कोई पिक्चर दिखा करके कहूँ, या फिर हम बस में यात्रा करते हुए या ट्रेन में यात्रा करते हुए मैं किसी नदी और नहर को दिखा के आपको कहूँ कि बताओ ये नदी है या नहर है, तो दोस्तों आपको कैसे पहचान करनी है और आपको कैसे समझ आएगा कि ये नहर है या फिर नदी है? दोस्तों नदी
सबसे पहली चीज क्या होती है दोस्तों, नदी प्राकृतिक होता है। प्राकृतिक क्या होती है अर्थात पर्वतों से या फिर कहे हिमनदों से, अर्थात ग्लेशियरों से पिघलकर निकलने वाले पानी एक अपना प्राकृतिक रास्ता अपना लेता है और उस रास्ते को फॉलो करते हुए ढाल के अनुरूप वो क्या होता है, कहीं पे जाके मिल जाता है, या तो वो सागर में मिल जाता है या फिर किसी अन्य दूसरी जल स्रोत से मिल जाता है। उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, नदी कहते हैं। चूंकि रास्ता प्राकृतिक बनता है और जिस तरफ को ढाल होती है, अर्थात कहे कि ढाल के अनुरूप बनता है, इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि नदी प्राकृतिक होती है। अर्थात उसका रास्ता कभी ऐसे होगा तो कभी ऐसे होगा और कभी ऐसे होगा, अर्थात जिस तरफ को ढाल होती चली जाएगी वो नदी इस प्रकार से मुड़ती हुई चली जाएगी। तो दोस्तों आपको समझ आया होगा कि पर्वतों से या ग्लेशियरों से जब पानी पिघल करके स्थल के ढाल के अनुरूप जो आता है और वो अपना रास्ता बना लेता है, उसी को हम लोगों ने क्या दिया दोस्तों, नाम दिया है नदी। अर्थात नदी का जो बहने का पैटर्न होगा वो लाइनर कभी नहीं हो सकता। नदी जिस तरफ को ढाल होगी उस तरफ को क्या है दोस्तों, बहेगी। लेकिन दोस्तों नहर मानव निर्मित है, मानव के द्वारा खोद करके अपनी सुविधा के लिए एक रास्ता बनाया जाता है, पानी का रास्ता बनाया जाता है, और जिसको मानव अपनी आवश्यकता के अनुरूप प्रयोग करता है। तो नहर क्या होगी दोस्तों, सीधी होगी। सीधी क्या होगी, नहर क्या होगी दोस्तों, सीधी होगी। सीधी क्यों खोदी जाएगी, ताकि पानी किनारों से टकरा करके अगर मोड़दार होगी दोस्तों, तो वो भूमि से टकरा करके क्या होगा दोस्तों, कटाव होगा और बाढ़ आने की संभावना ज़्यादा क्या होगा दोस्तों, बढ़ जाएगी। चूँकि नदी प्राकृतिक है तो जहाँ से भी अपना रास्ता बनाएगी वो बनाएगी वहीं से, लेकिन चूँकि नहर ह्यूमन मेड है या फिर कहीं मानव निर्मित है, तो नहर को हम लोग क्या करते हैं कि सीधा क्या करते हैं, बनाते हैं। अर्थात जब हम किसी नदी या नहर को यात्रा करते समय या कहीं पर खड़े होकर के देखते हैं तो हमें कभी नदी का जो एक रूप होता है, एक पैटर्न होता है, वो एक रेखीय नहीं होता, जबकि नहर क्या होती है, रेखीय होती है। अर्थात जब हम किसी मानचित्र में कभी भी किसी नदी को देखेंगे तो उसका पैटर्न इस प्रकार से क्या है, आपको दिखाई देगा, अर्थात मोड़दार दिखाई देगा, जबकि नहर का पैटर्न क्या है दोस्तों, मोड़दार नहीं होता है। दोस्तों ये छोटी छोटी चीज़ें आपको मेरे हिसाब से अच्छे से समझ आई होगी, और इन चीज़ों को आपको बहुत अच्छे से समझ भी लेना चाहिए, ताकि आपका आगे आने वाला जो पाठ्यक्रम होगा वो आपको अच्छे से क्या हो, समझ आ जाए। अब दोस्तों देख लेते हैं, चूँकि हमने विश्व अपनी पृथ्वी को अच्छे से समझ लिया है, पृथ्वी को समझ लिया है, सूर्य को समझ लिया है, चंद्रमा को समझा, अर्थात सभी ग्रह उपग्रह और उल्का पिंड और पुच्छल तारे और भी बहुत सारे आकाशीय पिंड, जो चाहे वो आकाशगंगा हो चाहे फिर वो कोई अन्य पिंड हो, सभी को हमने एक एक करके क्या है, उनके बारे में कुछ बेसिक चीज़ें हमने सीख ली है। अब दोस्तों हम अपने पाठ्यक्रम पर आने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश, एक एक चीज़ को समझने की कोशिश क्या है, करेंगे। ये दोस्तों हमारी पृथ्वी है। ये क्या है दोस्तों, हमारी पृथ्वी है। ये दोस्तों क्या है, 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर। ये दोस्तों क्या है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। ये दोस्तों क्या है, 23.5 डिग्री। ये कौन सी है दोस्तों,
66 डिग्री, ये दोस्तों क्या है 23.5 डिग्री साउथ, और ये है दोस्तों 66.5 डिग्री साउथ, और ये है 90 डिग्री साउथ, 90 डिग्री साउथ। ये है दोस्तों 66.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ, और ये है दोस्तों 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा, 23.5 डिग्री साउथ, 66.5 डिग्री साउथ। ये दोस्तों हमने क्या किया, देशांतर रेखा क्या है खींची है। इसको 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये दोस्तों इधर से भी क्या करते हैं 30 डिग्री और 60 डिग्री। ये दोस्तों मान के चलिए वो काल्पनिक रेखाएं हैं जिनको हम देशांतर और अक्षांश रेखाओं के बारे में जानते हैं। आपने मेरी पिछली क्लास में ये सब चीज़ सीखी है कि करके कि हम किसको अक्षांश रेखा कहते हैं और किनको देशांतर रेखाएं कहते हैं। दोस्तों मैंने कहा हमने ये भी देखा था दोस्तों कि किसी वस्तु की स्थिति कहाँ पर है, वो कहाँ पर स्थित है, ये जानने के लिए हमने क्या किया था, देशांतर और अक्षांश रेखाओं को क्या किया था, ग्लोब के ऊपर खींचा था। अब दोस्तों हम देख लेते हैं कि इस ग्लोब के ऊपर जहाँ हम रह रहे हैं, जिसके बारे में हम अभी अध्ययन करने जा रहे हैं, और वो देश है भारत। अब हम देख लेते हैं कि भारत की स्थिति इस ग्लोब के ऊपर कहाँ है, और फिर हम भारत को लेकर के अर्थात कहे कि भारत का भूगोल, अर्थात कहे कि भारत को हर एक ज्योग्राफिकल पहलू से क्या है देखेंगे और उसका अध्ययन करेंगे। दोस्तों हम भारत को देख लेते हैं। दोस्तों भारत उत्तरी गोलार्ध में क्या है दोस्तों स्थित है। भारत कहाँ स्थित है दोस्तों, उत्तरी गोलार्ध में। अर्थात इस गोलों को आधा भागों में बांटने का काम कौन करती है दोस्तों, 0 डिग्री अक्षांश रेखा या फिर भूमध्य रेखा या फिर कहे विषुवत रेखा। अर्थात इस विश्व को 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा कौन सी है दोस्तों, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। इस गोले को 2 बराबर भागों में बांटती है। जो ऊपर वाला पार्ट है दोस्तों वो क्या है, नॉर्थ वाला। ये दोस्तों कौन सा पार्ट है, नॉर्थ वाला पार्ट है, और ये दोस्तों साउथ वाला पार्ट है। तो भारत दोस्तों कहाँ स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में, अर्थात इस रेखा के ठीक ऊपर। लेकिन दोस्तों ये जानना बहुत आवश्यक है कि दोस्तों भारत उत्तरी गोलार्ध में तो है, यहाँ है या यहाँ है या यहाँ है, या वो कहाँ स्थित है। इसके साथ साथ में भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, अर्थात ऊपर वाले हिस्से में स्थित है। इसके साथ साथ में हमें यह भी जान लेना है कि भारत ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है जो पृथ्वी को पूर्व में और पश्चिम में बराबर बराबर भागों में बांटती है। अब ये भी देख लेना आवश्यक है कि भारत पूर्व में है या फिर पश्चिम में है। तो दोस्तों भारत कहाँ है दोस्तों, पूर्व में। इसका मतलब भारत दोस्तों कहाँ हुआ, उत्तर पूर्व, उत्तरी गोलार्ध में पूर्व की तरफ। अर्थात अब हमने ये वाला हिस्सा क्या है दोस्तों, ये वाला हिस्सा क्या है सिलेक्ट कर लिया। इसका मतलब है दोस्तों इस हिस्से में कहीं ना कहीं क्या है दोस्तों, भारत स्थित है। अब दोस्तों भारत को कैसे समझेंगे, भारत कहाँ है। जब हम दोस्तों भारत की स्थिति की बात करते हैं और किसी भी पुस्तक में अध्ययन करते हैं तो दोस्तों हमें दिखाई पड़ता है कि भारत ये जो 0 डिग्री है दोस्तों ये क्या है 0 डिग्री। तो दोस्तों जब हमें दिखाई पड़ता है कि 8 डिग्री 4 मिनट, क्या दिखाई पड़ता है दोस्तों 8 डिग्री 4 मिनट। तो दोस्तों अब 8 डिग्री 4 मिनट, अब ये तो हमें फिक्स हो गया कि इस तरफ है, लेकिन 8 डिग्री 4 मिनट पे है। अब वो यहाँ है या यहाँ है या यहाँ है, ये अभी हमें निर्धारित नहीं है। तो दोस्तों अब हम इसके 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, अर्थात इस पे यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है या फिर यहाँ भी हो सकता है।
तो भारत की जो स्थिति है वो दक्षिण से उत्तर की तरफ को कहाँ तक है दोस्तों, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। दोस्तों मान के चलिए यहाँ क्या है दोस्तों, 37 डिग्री 6 मिनट है। तो दोस्तों अब हम देख लेते हैं दोस्तों कि ये वाला हिस्सा क्या हुआ दोस्तों, ये उत्तरी अक्षांश, अर्थात यहां तक भारत क्या है, फैला हुआ है। अब दोस्तों इसके बीच में तो भारत है, लेकिन वो यहाँ है या यहाँ है, ये अभी हमें मालूम नहीं है। अभी हमें ये पता चला कि भारत यहाँ से लेकर के यहाँ तक फैला हुआ है, लेकिन यहाँ ये भी पता चला कि इसके और इसके बीच में यहाँ तक भारत है, लेकिन इसके और इसके बीच में क्या है दोस्तों, फैला हुआ है। अब दोस्तों हमें देखना क्या है कि भारत कौन से देशांतर पर स्थित है, अर्थात यहाँ कहाँ से कहाँ तक भारत है। तो जब हम यहाँ की बात करते हैं दोस्तों, कोऑर्डिनेट की बात करते हैं, तो 68 डिग्री दोस्तों और 7 मिनट से लेकर के, अब मान के चलिए 68 डिग्री मान के चलिए यहाँ है, और इधर दोस्तों मान के चलिए ये 90 है कि इसके पीछे वाला हिस्सा पड़ेगा, लेकिन यहाँ मान लीजिए दोस्तों 97 डिग्री 25 मिनट तक। और दोस्तों जब हम इन बिंदुओं की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं भारत की पिक्चर ये वाली निकल के क्या है दोस्तों आएगी, और इस प्रकार से भारत की स्थिति क्या है आपके सामने आएगी। तो जो दोस्तों कोऑर्डिनेट है कि 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से, पूर्व का मतलब इस 0 डिग्री देशांतर से तो इस तरफ को खींचे गए हैं। क्योंकि दोस्तों हम जब दिशा का निर्धारण करते हैं तो वो इस तरह से करते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। तो दोस्तों ये चूंकि ये वाला भाग क्या है दोस्तों, पूर्व का है, तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। अब दोस्तों अगर हम भारत की बात करें तो ये भारत का कौन सा हिस्सा होगा दोस्तों, ये भारत का सबसे उत्तरी भाग है, ये भारत का सबसे दक्षिणी भाग है, और ये वाला भाग दोस्तों सबसे पूर्वी भाग है, और ये सबसे पश्चिमी भाग है। लेकिन दोस्तों ये भारत की स्थलीय भूमि का क्या है, स्थलीय भूमि का दक्षिणतम भाग है, लेकिन ये भारत का दक्षिणतम भाग नहीं है। भारत अंडमान निकोबार जो भारत का हिस्सा है और एक केंद्र शासित प्रदेश है, उसका ग्रेट निकोबार द्वीप भारत के इस वाले हिस्से से भूमध्य रेखा के ज़्यादा समीप है, अर्थात इस वाले हिस्से से डाउन है, और डाउन का मतलब होगा कि कुछ अक्षांश नीचे है, अर्थात 6 डिग्री 4 मिनट पर क्या है दोस्तों 2 डिग्री और नीचे भारत का वो बिंदु जो सबसे दक्षिणतम है वो क्या है दोस्तों ग्रेट निकोबार द्वीप पर क्या है स्थित है, ग्रेट निकोबार द्वीप पर। और दोस्तों इस बिंदु का नाम है दोस्तों, अब अलग अलग करके दोस्तों देख लेते हैं। जो दोस्तों भारत का दक्षिणतम बिंदु है दोस्तों, दक्षिणतम बिंदु, उसका दोस्तों नाम क्या है दोस्तों इंदिरा पॉइंट। आजकल दोस्तों क्वेश्चन इस तरह से नहीं आता कि भारत के दक्षिणतम बिंदु का नाम क्या है। इसके दो अन्य नाम भी है दोस्तों, पार्सन पॉइंट और दोस्तों पिगमेलियन पॉइंट, पिगमेलियन पॉइंट। ये दोस्तों कौन सा बिंदु है, भारत की भूमि का अंतिम बिंदु, दक्षिण अंतिम बिंदु। जब हम बात भारत की मुख्य भूमि के अंतिम बिंदु की करते हैं तो वो बिंदु है दोस्तों
कन्याकुमारी। तो आपको दोस्तों फर्क समझना है, यहाँ फर्क क्या समझना है दोस्तों, भारत की स्थलीय भूमि, भारत की स्थलीय भूमि का अंतिम बिंदु, स्थलीय भूमि दोस्तों कौन सी है भारत की, ये वाली, इसका अंतिम बिंदु कौन सा हुआ दोस्तों, कन्याकुमारी। और जब हम बात द्वीपों की भी करेंगे या फिर संपूर्ण भारत की बात करेंगे तो अंतिम बिंदु कौन सा होगा दोस्तों, ग्रेट निकोबार वाला होगा। और इसका नाम क्या है दोस्तों, इंदिरा पॉइंट या फिर पार्सन पॉइंट या फिर पिग्मेलियन पॉइंट। और जो अगर हम भारत की स्थलीय भूमि के अंतिम बिंदु की बात करेंगे तो वो दोस्तों कौन सा है, कन्याकुमारी। इसी प्रकार से दोस्तों जब हम भारत के उत्तरी बिंदु की बात करते हैं तो दोस्तों वो कौन सा है, इंदिरा कौल, इंदिरा कौल। ये दोस्तों कहाँ होगा, ये दोस्तों कहाँ होगा, ये होगा दोस्तों भारत के ऊपरी वाले हिस्से में। और ऊपरी वाला दोस्तों हिस्सा कौन सा है, पहले ये पूरा क्या हुआ करता था, जम्मू कश्मीर। अब इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करके क्या किया, नीचे वाला हिस्सा क्या है दोस्तों, जम्मू कश्मीर है और ऊपर वाला हिस्सा लद्दाख है। अर्थात ये वाला बिंदु कहाँ होगा, क्वेश्चन में आ सकता है, आपको कंफ्यूज कर सकता है एग्जामिनर। और इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, लद्दाख। अभी आपको बुकों के अंदर जम्मू कश्मीर, ज़्यादातर बुकों के अंदर अभी भी क्या है, जम्मू कश्मीर है, क्योंकि ये पूरा का पूरा हिस्सा पहले क्या था, जम्मू कश्मीर। लेकिन अभी दो पार्ट्स में डिवाइड होकर के ऊपर वाला हिस्सा क्या है दोस्तों, लद्दाख। अर्थात कहे कि जो हमारा उत्तरी बिंदु है जिसको हम इंदिरा कोल के नाम से जानते हैं वो क्या है दोस्तों, वो कहाँ है, लद्दाख में। इसी प्रकार से दोस्तों हमारा पूर्वी बिंदु क्या होगा दोस्तों, पूर्वी बिंदु, पूर्वी बिंदु क्या होगा दोस्तों, की बी थू। ये दोस्तों कहाँ होगा, पूर्व वाला कौन सा पड़ेगा दोस्तों हिस्सा, ये पड़ेगा। और जब हम भारत के मैप की बात करते हैं और दोस्तों ऐसे वाला जो ये आता है निकल के और ये ऊपर को जाता है तो ये वाला हिस्सा क्या है, ये सबसे क्या है, पूर्वी है। और यहाँ पर कौन सा स्टेट है दोस्तों, यहाँ पर है दोस्तों AP, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश नहीं दोस्तों, अरुणाचल। ये क्या है दोस्तों, अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश। और हमारा पूर्व का जो सबसे अंतिम बिंदु है दोस्तों वो क्या है दोस्तों, की बी थू। अब इसी प्रकार से दोस्तों हम देखेंगे कि जो भारत का पश्चिमतम बिंदु है वो कौन सा है दोस्तों, पश्चिमतम बिंदु कहाँ होगा दोस्तों, ये वाला भाग। और ये कौन सा स्टेट है दोस्तों, गुजरात। और गुजरात में वो बिंदु कौन सा है दोस्तों जो पश्चिमतम है, गोरमोता। तो दोस्तों ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि ये वाला बिंदु कौन सा है दोस्तों, गोरमोता, ये केबीथू। ये कहाँ है, गुजरात में। ये किधर है, अरुणाचल प्रदेश में। इसी प्रकार से हमारा उत्तरी बिंदु कौन सा है दोस्तों, इंदिरा कोल। ये कहाँ पर है, लद्दाख में। और अंतिम बिंदु कौन सा है दोस्तों, इधर स्थलीय भूमि का जो अंतिम बिंदु वो है कन्याकुमारी। और कहाँ पर है, कन्याकुमारी, तमिलनाडु। और अगर हम भारत के अंतिम बिंदु की बात करें, दक्षिणतम अंतिम बिंदु की बात करें तो वो कहाँ पर है दोस्तों, ग्रेट निकोबार। और वो कहाँ पर है दोस्तों, 6 डिग्री 4 मिनट पर। और उसका नाम क्या है दोस्तों, इंदिरा कोल या फिर पार्सन पॉइंट या फिर पिग्मेलियन पॉइंट। तो दोस्तों ये चीज़ें आपको मेरे हिसाब से अच्छे से समझ में आई होगी। तो दोस्तों अब दोस्तों देख लेते हैं कि जो दोस्तों हमारा भारत है थोड़ा छोटा बना लेते हैं दोस्तों ताकि आ जाए। ये 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक क्या है, और यहाँ 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक क्या है, स्थित है।
दोस्तों पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है, तो ये वाले हिस्से में क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले दिन निकलता है और 97 डिग्री से 68 डिग्री तक आने में पृथ्वी 1 डिग्री घूमने में कितना लगाती है दोस्तों, 4 मिनट। और जब 97 से 68 पर आएगी दोस्तों तो कितना, लगभग कितना होगा दोस्तों, लगभग 30 मिनट के आसपास आएगा। और 30 मिनट गुने 4, 30 डिग्री यहाँ से यहाँ तक भारत को पूरा कवर करने के लिए पृथ्वी को कितना घूमना पड़ेगा दोस्तों, 30 डिग्री घूमना पड़ेगा। और 30 डिग्री घूमने के लिए कितना टाइम लगेगा दोस्तों, 30 गुने 4, चूंकि 1 मिनट में 1 डिग्री घूमने के लिए कितना चाहिए दोस्तों, 4 मिनट चाहिए दोस्तों। इसका मतलब यह है दोस्तों कि जब अरुणाचल प्रदेश में सूर्य निकलता है, उस सूर्य को निकलने के बाद और गुजरात तक सूर्य निकलने के बीच के जो समय की अवधि होती है वो लगभग 120 मिनट या फिर कहे कि 2 घंटे होती है। अर्थात अगर यहाँ 6 बजे दिन निकलेगा तो यहाँ दिन निकलने का समय क्या होगा दोस्तों, 8 बजे। अगर यहाँ 6 बजे निकलेगा, अगर यहाँ 5 बजे दिन निकलेगा तो यहाँ 7 बजे क्या होगा, गुजरात में सूर्यदेव दिखाई देंगे। दोस्तों चूंकि मैंने आपको बताया 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक क्या है, भारत स्थित है। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि 23.5 डिग्री जो 8 और 37 के बीच में अवश्य पड़ेगा, यानी कि वो रेखा जो कर्क रेखा है, जिसका ज्योग्राफी में या फिर कहे भौगोलिक दृष्टि से बहुत ही महत्व है। और वो कौन सी रेखा है दोस्तों, जिस रेखा के बीच में, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, वो कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है दोस्तों, भारत से होकर भी गुजरती है। चूंकि भारत 8 डिग्री और 37 डिग्री के बीच में क्या है दोस्तों, स्थित है। 8 डिग्री 4 मिनट या 37 डिग्री 6 मिनट के बीच में क्या है दोस्तों, स्थित है। तो दोस्तों जब 8 और 37 के बीच की बात आएगी तो लगभग वो कर्क रेखा यहाँ से क्या है दोस्तों, होकर जाएगी। तो दोस्तों क्वेश्चन ये है कि ये कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर जाती है, तो आपको दोस्तों देख लेना है, ये मैप में अच्छे से देख लेना है कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और फिर इधर त्रिपुरा और मिजोरम। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 आपको याद रखना है। इधर गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और फिर ये पश्चिम बंगाल और फिर ये त्रिपुरा और ये फिर मिजोरम। 8 राज्यों से होकर क्या है दोस्तों, जाती है। इसी प्रकार से दोस्तों जो हमने अब अपनी इसी ठीक पहली क्लास में मैंने आपको बताया था कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, अर्थात जो ग्लोब पे रेखा ऐसे खींची जाती है वो 82.5 डिग्री देशांतर को हम क्या मानते हैं, इस वाली रेखा को 82.5 डिग्री देशांतर को, जो कि 68 से 97 डिग्री के बीच क्या है, पूर्वी देशांतर के बीच भारत स्थित है। तो इस वाली रेखा को हम क्या मानते हैं दोस्तों, भारत की मानक समय देशांतर रेखा क्या है, मानते हैं 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। और ये कहाँ से होके जाती है दोस्तों, ये कहाँ से होके जाती है, इलाहाबाद के पास नैनी नामक स्थान से होकर क्या है, जाती है। दोस्तों कुछ इस तरह के जो फैक्ट है आपको वो पुस्तकों में पढ़ लेने चाहिए। सभी फैक्ट्स क्लास में नहीं बताए जा सकते। हो सकता है कि कोई ना कोई फैक्ट छूट जाए, ज़्यादा से ज़्यादा बताने की कोशिश की जाती है, लेकिन फिर भी हो सकता है कि कोई फैक्ट छूट जाए, तो आपको वो पुस्तकों में पढ़ लेने चाहिए। लेकिन हाँ, ये आपका बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि वो किस तरह से क्या है, निर्धारित है और किस तरह से कोई चीज़ स्थापित की गई है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को क्या मानते हैं दोस्तों, अपनी मानक समय देशांतर रेखा हम लोग मानते हैं। इस मानक समय देशांतर रेखा कई बार ये पूछता है कि ये किन किन राज्यों से होकर क्या है, जाती है। तो इसमें आपको बहुत विशेष ध्यान रखना है। क्वेश्चन इस प्रकार से देगा कि निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर भारत की मानक समय देशांतर रेखा नहीं जाती है, या फिर पूछेगा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर भारत की मानक समय देशांतर रेखा गुजरती है। तो आपको ये याद रखना है दोस्तों,
पहला राज्य है यूपी। पहला राज्य कौन सा है दोस्तों? यूपी। दूसरा दोस्तों एमपी। दूसरा दोस्तों एमपी। तीसरा है दोस्तों यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़। और चौथा है दोस्तों उड़ीसा। और पांचवा है दोस्तों आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश दोस्तों, ये और कर्क रेखा वाले राज्य आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। चाहे वो लेखपाल की परीक्षा हो, चाहे वो किसी पुलिस के कांस्टेबल की परीक्षा हो, चाहे वो यूपी के सब इंस्पेक्टर की परीक्षा हो, ये दोनों ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। किसी ना किसी तरह से आपसे इस वाले पार्ट से या इस वाले पार्ट से अनेकों बार प्रश्न पूछा गया है, चाहे वो कर्क रेखा से संबंधित हो, चाहे फिर वो मानक समय रेखा से संबंधित हो, जो भारत की मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। अब दोस्तों हमने ये भी देखा कि भारत कहाँ स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में। भारत कहाँ स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में। और उत्तरी गोलार्ध में कहाँ स्थित है दोस्तों? पूर्वी भाग में। जब हम दोस्तों अभी जो मैंने आपको बताए थे 7 महाद्वीप की बात करेंगे दोस्तों, तो उन 7 महाद्वीप में से दोस्तों कौन से महाद्वीप में भारत क्या है? स्थित है। ये दोस्तों नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये यूरोप हुआ, ये अफ्रीका हुआ, और ये एशिया दोस्तों, और ये अंटार्कटिका, और ये ऑस्ट्रेलिया। भारत दोस्तों एशिया महाद्वीप के दक्षिण में क्या है? स्थित है। अगर हम एशिया महाद्वीप की बात करें तो भारत कहाँ स्थित है दोस्तों? दक्षिण में क्या है? स्थित है। दोस्तों चूंकि इन 7 महाद्वीप है और 7 महाद्वीप अपने आप में भूमि के विस्तृत क्या है? क्षेत्र है। तो दोस्तों जब हम क्षेत्र की बात करते हैं अर्थात किसी देश के क्षेत्रफल की बात करते हैं, तो जो भारत का क्षेत्रफल है दोस्तों वो बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। लेकिन आपको ये डिजिट याद रखने की ज़रूरत नहीं है। याद रखने की ज़रूरत है तो फिर क्या है दोस्तों कि भारत का जो क्षेत्रफल है वो विश्व के सभी बड़े देशों में कहाँ पर स्थान रखता है, अर्थात क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है। अब दोस्तों ये भी बहुत ज़्यादा टिपिकल चीज़ नहीं है, आप सभी को पता होगी, और नहीं पता है तो जान लेनी चाहिए कि भारत का कौन सा स्थान है दोस्तों? 7वां स्थान है। दोस्तों ज़रूरी ये है कि जब क्वेश्चन पूछता है, आज का पैटर्न ये नहीं है कि वो आपको ये नहीं पूछेगा कि भारत का स्थान कौन सा है। स्थान ये पूछेगा कि आपको 4 देश देगा और उनको क्षेत्रफल के हिसाब से आरोही या अवरोही क्रम में लगवाएगा, या फिर कहेगा कि इनको क्षेत्रफल के घटते और बढ़ते क्रम में क्या है लगाइए, या फिर पूछेगा 4 देश दे करके कि इनमें से सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है। तो आपको दोस्तों वो देश जान लेने हैं जो भारत से पहले 6 बड़े देश है दोस्तों, वो क्या है ज़रूरी है कि आपको जान लेने चाहिए। और एक देश तो वही देश है जिसके बारे में आजकल आप डेली और हर समय हर पल न्यूज़ चैनल पे क्या है देख रहे हो, और वो देश है दोस्तों रूस। और दूसरा देश दोस्तों कौन सा है? कनाडा। और तीसरा देश दोस्तों कौन सा है? यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका। और दोस्तों चौथा देश कौन सा है दोस्तों?
चौथा देश कौन सा है दोस्तों? चीन। इस प्रकार से दोस्तों आपको देखना है, पहला देश क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन है? रूस। दूसरा देश कौन सा है दोस्तों? कनाडा। तीसरा यूएसए। चौथा चीन। और पांचवा देश है दोस्तों ब्राजील। पांचवा देश कौन सा है दोस्तों? ब्राजील। और छठा देश कौन सा है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया। इस प्रकार से दोस्तों पहला देश कौन सा हुआ? रूस। दूसरा कौन सा हुआ? कनाडा। तीसरा यूएसए। चौथा चीन। पांचवा ब्राजील। और छठा कौन सा हुआ दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया। और सातवां स्थान दोस्तों कौन सा है? अपना देश भारत। क्या है दोस्तों? भारत। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों क्या पूछेगा आपसे? मैंने आपको बताया कि वो या तो ये पूछेगा कि इनमें से क्षेत्रफल की दृष्टि से आपको इनको क्रमवार नहीं देगा, ऊपर नीचे करके देगा और पूछेगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन है। इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ आपको एक चीज़ और जान लेनी आवश्यक है कि जब हम बात पॉपुलेशन की करेंगे तो पॉपुलेशन के हिसाब से दोस्तों भारत कहाँ डिजर्व करता है दोस्तों? दूसरा स्थान। पहला दोस्तों सभी को पता ही है कि पहला देश है चीन। दोस्तों एक क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है और वो क्वेश्चन ये है दोस्तों कि पॉपुलेशन और क्षेत्रफल की दृष्टि से, पॉपुलेशन और क्षेत्रफल की दृष्टि से पांचवें स्थान पर कौन सा देश है? दोस्तों पांचवें स्थान पर, चाहे वो पॉपुलेशन की बात करें, जनसंख्या की बात करें या फिर क्षेत्रफल की बात करें, वो कौन सा देश है दोस्तों? ब्राज़ील है। तो दोस्तों आपको ये मोटी मोटी चीज़ें और बहुत ज़रूरी चीज़ें क्या है समझ में आई होगी। तो दोस्तों अगली क्लास में हम भारत के भूगोल पर चर्चा क्या है करेंगे और क्रमवार टॉपिक अनुसार क्या है आगे बढ़ते जाएंगे और कोशिश की जाएगी कि जल्दी से जल्दी हम अपने पाठ्यक्रम को क्या करें, समाप्ति की ओर ले चले। तो दोस्तों आपको ये सब चीज़ें पुस्तक में ज़रूर अध्ययन कर लेनी चाहिए। कुछ फैक्ट हो सकते हैं कि वो छूट जाए। और दोस्तों अगर आपको कोई दिक्कत आती है समझने में, आपको लगता है कि मुझे कोई दिक्कत है, कुछ और आपको जानकारी चाहिए, तो आप मेरे पेज से मेरा व्हाट्सएप नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर जो आपके पास होगा उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। और दोस्तों यदि आपको मेरी क्लास अच्छे से समझ आती है तो दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल भारत शिक्षा डिजिटल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और सभी वीडियो को लाइक करते चलिए। मैं ज़रूर आपके हर कदम पर साथ दूंगा और कोशिश रहेगी कि आपको हर चीज़ ज़रूर समझ में आए। दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।